उत्तराखंड में चल रही राजनीतिक उठापटक की गूंज आज राज्यसभा में भी सुनी गई। कांग्रेस ने राज्यसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उत्तराखंड में चल रही राजनीतिक उठापटक की गूंज आज संसद में सुनाई दी। कांग्रेस ने जहां मोदी सरकार पर राज्य सरकारों को गिराने का आरोप लगाया, वहीं केंद्र सरकार ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया है। राज्यसभा में नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद उत्तराखंड के मामले को लेकर शुरू हुआ हंगामा आज थमता नहीं दिखा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सबसे पहले उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर चर्चा की बात कही। हालांकि इसे लेकर सरकार बार बार सफाई देती दिखी। भारत के इतिहास में हमारे साथी कहेंगे कि बहुत दफा राष्ट्रपति रूल देश में लगा है, हाँ लगा है, लेकिन इस तरीके से, इस क्रूड तरीके से नहीं लगा। बार बार हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। केवल ये हंगामा करने के लिए करना चाहते हैं सर, कोई रूल नहीं है। अगर ये राष्ट्रपति शासन पे चर्चा करना चाहते हैं तो करें, अगर रूल लागू करता है। हंगामा न थमने की वजह से सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उत्तराखंड मामले पर विपक्ष का रुख बता रहा है कि सदन में आने वाले दिनों में इसकी हंगामेदार गूंज बार बार सुनाई देती रहेगी। इन दिनों दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू है। आज सांसदों पर भी इस फॉर्मूले का असर साफ दिखा। कुछ सांसद इस नियम को तोड़ते हुए भी नजर आए। दिल्ली में लागू ऑड इवन फॉर्मूले का असर आज सांसदों पर भी देखने को मिला। कुछ सांसद इसे तोड़ते दिखे तो कुछ नियम के मुताबिक ही संसद पहुंचे। दिल्ली की सड़कों पर आज ऑड नंबर की गाड़ियां दौड़ी। इस नियम की वजह से सांसदों को संसद भवन पहुंचने में दिक्कत न हो, इसलिए डीटीसी ने एमपी स्पेशल बसें चलाई। हालांकि कुछ सांसद इसे ताक पर रखकर अपनी इवन नंबर की गाड़ी से संसद भवन पहुंचे। इसमें बीजेपी सांसद परेश रावल भी शामिल थे। आज ऑड का दिन है और इवन नंबर की गाड़ी से आए हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के कुछ सांसदों ने डीटीसी की स्पेशल बस का इस्तेमाल भी किया। संसद भवन जाना है न, पार्लियामेंट जाना है तो बस है या गाड़ी है, जाने के लिए सुविधा चाहिए और इतनी अच्छी सुविधा दी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान कारपूल कर संसद पहुंचे, तो एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पैदल ही संसद पहुंचे। जब ओवैसी से एमपी स्पेशल बस के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उनको ये बस कहीं नजर नहीं आई। जो बसेस की बातें की जा रही हैं वो बसेस तो नजर नहीं आ रही हैं। कुछ सांसदों ने तो ऑड इवन नियम पर ही सवाल उठा दिए। ये जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, ये साइको है, साइको, ये साइको मुख्यमंत्री है। 15 अप्रैल से लागू हुआ ऑड इवन पार्ट 2 30 अप्रैल तक चलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत दोबारा शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली में दोनों देशों के बीच विदेश सचिवों की मुलाकात हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा बातचीत शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के विदेश सचिवों की कल दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। कल पाकिस्तान के विदेश सचिव भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी वैसे तो आधिकारिक तौर पर 26 अप्रैल से दिल्ली में शुरू हो रही हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आ रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर जानकारी भी दी है। हालांकि माना जा रहा है कि चौधरी के भारत आने से दोनों देशों के बीच ठंडे पड़े रिश्तों में एक बार फिर गर्माहट आ सकती है। ऐसी खबरें हैं कि भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात हो सकती है। इस साल पठानकोट आतंकी हमले की वजह से बातचीत रद्द होने के बाद 17 मार्च को सार्क देशों की समिट के दौरान दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात हुई थी। हमने इस मीटिंग का एजेंडा पहले ही तय कर दिया। हिंदुस्तान ने पहले ही सॉफ्ट तौर पे पाकिस्तान को कहा कि 5 इश्यूज हैं जो हमारे लिए क्रिटिकल कंसर्न है। हालांकि कांग्रेस मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रही है। तो मोदी जी ने हास्यास्पद बना दिया है अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी और कूटनीति को। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच बातचीत इसी साल जनवरी में इस्लामाबाद में होनी थी, लेकिन पठानकोट एयरबेस हमले के बाद इस मुलाकात को रद्द कर दिया गया था। चीन के विरोध के बाद भारत ने वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता डोल्कन ईसा का वीजा रद्द कर दिया है। चीन के विरोध के बाद भारत ने वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता डोल्कन ईसा के वीजा को रद्द कर दिया है। भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 28 अप्रैल को होने वाले एक कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें पहले वीजा दिया गया था। पिछले दिनों भारत ने वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता डोल्कन ईसा को धर्मशाला में होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए वीजा जारी किया था। माना जा रहा था कि भारत का एक कदम यूएन में मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ चीन के वीटो का जवाब था, लेकिन ईसा को आतंकी बताते हुए चीन ने वीजा का विरोध किया,
जिसके बाद भारत ने अपने फैसले पर यू टर्न लिया और वीजा रद्द कर दिया। डोल्कन ईसा ने फैसले पर नाराजगी जताई। मुझे लगता है कि मेरा वीजा रद्द करके भारत चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहता है। वीजा रद्द करने के लिए भारतीय अधिकारियों से मैं निराश हूँ। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ भारत के इस यू टर्न पर सवाल उठा रहे हैं। I think this visa should have been given to him. He should have been allowed to come to Dharamshala. ईसा को टूरिस्ट वीजा दिया गया था। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस चीन से बाहर रहने वाले उइगर मुसलमानों का एक ग्रुप है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के 2 बच्चों वाले बयान पर भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि नजमा हिप्तुल्लाह ने गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कानून को थोपा नहीं जा सकता। केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह के 2 बच्चों वाले बयान का केंद्रीय मंत्री नजमा हिप्तुल्लाह ने भी समर्थन किया है। हिप्तुल्लाह ने कहा है कि एक परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे न हों। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुछ दिन पहले सभी धर्मों के लिए 2 बच्चों की नीति लागू करने की बात कही थी। अब केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नजमा हिप्तुल्लाह ने उनके सुर में सुर मिलाया है। नजमा का मानना है कि आबादी नियंत्रण का कानून पहले ही बन जाना चाहिए था। छोटी फैमिली की बात आई है कि आबादी बढ़े, सबको ही 2 बच्चे होना चाहिए। मैं भी कल्प्रिट हूँ, मेरे 3 बच्चे। नजमा हिप्तुल्लाह के बयान को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस का मानना है कि देश के लोगों पर कानून थोपा नहीं जा सकता। कानून बना के उसको रिस्ट्रिक्ट करना ये प्रजातंत्र में संभव नहीं है। वहीं जेडीयू ने इसे सरकार में बने रहने का फॉर्मूला बताया है। सरकार में रहना है, वो इसी तरह की बात बोलेगा। नजमा हिप्तुल्लाह जी से क्या होगी? हालांकि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज नजमा हिप्तुल्लाह के इस बयान को सही ठहराते हैं। और जो राष्ट्र की चिंता करते हैं वो विरोध नहीं कर सकते। जनसंख्या बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है। नजमा हिप्तुल्लाह के बयान ने इस बहस को तूल दे दिया है कि क्या सरकार को अधिकतम 2 बच्चों की पॉलिसी लानी चाहिए। आतंकवादी संगठन ISIS की मदद करने वाला खूंखार आतंकवादी मोहम्मद शफी अरमार के सीरिया में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने की खबर है। भारत में आईसिस के लिए आतंकियों की भर्ती करने वाले मोहम्मद शफी अरमार के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक अरमार सीरिया में अमेरिकी ड्रोन हमलों में मारा गया है। भारत में आतंक फैलाने के लिए आतंकी संगठन ISIS की मदद करने वाला खूंखार आतंकवादी मोहम्मद शफी अरमार के सीरिया में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने की खबर है। मोहम्मद शफी भारत में ISIS का रिक्रूटर था। शफी ISIS में अब तक 30 से ज्यादा आतंकियों की भर्ती कर चुका था और 700 से ज्यादा लोगों के संपर्क में था। शफी अरमार को ISIS चीफ अबू बकर अल बगदादी का करीबी माना जाता था। शफी की मौत से भारत में पैठ बनाने को बेताब आईसिस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुल्तान अरमार की मौत के बाद आईसिस की इंडियन यूनिट का चीफ शफी अरमार ही था। साल 2006 के मालेगांव ब्लास्ट के सभी 9 आरोपियों को ग्रेटर मुंबई सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। 2006 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सबूत न मिलने पर उन्हें बरी किया। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2006 में हुए धमाकों के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। बरी किए गए आरोपी 5 साल जेल में बिता चुके हैं। बाद में इनमें से 7 आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। कि हम बेगुनाह थे और आज हमारी बेगुनाही साबित हुई है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। सितंबर 2006 में हुए इस ब्लास्ट में 37 लोग मारे गए थे, जबकि 127 लोग घायल हुए थे। 2006 में हुए इस ब्लास्ट में मुंबई की ATS शाखा और CBI ने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कर्नल पुरोहित पर लगे भगवा आतंकवाद के आरोपों के मामले में 2 गवाह अपने बयान से पलट गए हैं। कर्नल पुरोहित पर लगे भगवा आतंकवाद के आरोपों के मामले में 2 गवाह अपने बयान से पलट गए हैं। दोनों गवाहों ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र ATS ने टॉर्चर कर उनको अभिनव भारत संगठन और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया था। मालेगांव धमाकों के मामले में गवाह RP सिंह ने कर्नल पुरोहित के खिलाफ बयान देने के लिए महाराष्ट्र ATS पर टॉर्चर का आरोप लगाया है। जी न्यूज के पास RP सिंह के बयान की कॉपी मौजूद है। RP सिंह ने 6 अप्रैल 2016 को NIA की विशेष अदालत में टॉर्चर किए जाने की बात कही। वहीं एक और गवाह यशवंत भड़ाना भी महाराष्ट्र ATS पर अभिनव भारत संगठन और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए टॉर्चर का आरोप लगा चुके हैं। कर्नल पुरोहित पर RP सिंह और यशवंत भड़ाना के बयान के आधार पर ही धमाकों की साजिश रचने का आरोप लगा था। महाराष्ट्र ATS ने आरोप लगाया था कि कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, असीम आनंद और मेजर उपाध्याय ने धमाकों का प्लान बनाया।
इससे पहले एनआईए ने खुलासा किया था कि समझौता एक्सप्रेस मामले में कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। हालांकि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट मामले में उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। किन्नौर विद्युत परियोजना प्रबंधन और ठेकेदारों के खिलाफ राज्य सचिवालय के बाहर जोरदार हल्ला बोला गया। ये हल्ला सीटू ने बोला। सीटू का आरोप है कि विद्युत परियोजना के निर्माण में जुटे मजदूरों को कई महीने से वेतन नहीं मिला है। सीपीआईएम समर्थित सीटू ने एक बार फिर शिमला में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सीटू कार्यकर्ता किन्नौर विद्युत परियोजना में काम कर रहे मजदूरों के बकाया वेतन देने की मांग कर रहे हैं। सीटू ने किन्नौर के निर्माणाधीन शॉन्ग थोंग कड़छम विद्युत परियोजना प्रबंधन और ठेकेदारों के खिलाफ राज्य सचिवालय के बाहर जोरदार हल्ला बोला। सीटू का आरोप है कि विद्युत परियोजना के निर्माण में जुटे मजदूरों को कई महीने से वेतन नहीं मिला है। आरोप है कि ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और सरकार खामोश बैठी है। सीटू ने सरकार से मजदूरों के हितों में हस्तक्षेप की मांग की है। सीटू इससे पहले भी कई बार मजदूरों को वेतन दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन अब तक इसकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। विद्युत परियोजना निर्माण में इस वक्त करीब 900 मजदूर काम कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 महीने से न इन मजदूरों को वेतन मिला है और न ही कोई भत्ता। किन्नौर विद्युत परियोजना के लिए करीब 900 मजदूर काम कर रहे हैं। इन मजदूरों को पिछले 3 से 4 महीनों से न ही कोई वेतन मिला है और न ही कोई भत्ता। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। वही एनआईटी श्रीनगर के छात्रों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज छात्रों ने जम्मू में फिर से प्रदर्शन किया। छात्र शहरी सचिवालय की ओर जाना चाहते थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां नहीं जाने दिया। एनआईटी श्रीनगर के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया, हालांकि पुलिस ने उन्हें शहरी सचिवालय की तरफ बढ़ने से रोक दिया। जम्मू में श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र नारेबाजी करते हुए शहर सचिवालय की तरफ आगे बढ़े। हालांकि पुलिस ने नारेबाजी कर रहे छात्रों को शहरी सचिवालय की तरफ बढ़ने से रोक दिया। छात्रों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। हमारी जो डिमांड्स है टोटली इसको इग्नोर किया जा रहा है। हमारे प्रोटेस्ट को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कुछ ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जो हमारी डिमांड को फुलफिल करें। छात्रों के मुताबिक एचआरडी मिनिस्ट्री को मांग पत्र सौंपा जा चुका है। बावजूद इसके अब तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। छात्रों ने श्रीनगर एनआईटी में लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन का रिशफलिंग, जेएंडके पुलिस जिन्होंने वहाँ पे लाठीचार्ज किया था उन पर एक्शन, और उसके बाद कुछ और भी हमारी डिमांड्स है, प्राइमरी डिमांड्स के अंदर आने वाली, वो सब लिस्ट हमने एमएचआरडी को रिटर्न में दे दी है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद एनआईटी में स्थानीय छात्रों और बाहरी राज्यों के छात्रों के बीच झड़प हो गई थी। बाद में पुलिस ने मार्च निकाल रहे बाहरी राज्यों के छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। छात्रों ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार पर उनकी मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। जम्मू से राजू केरनी, जी मीडिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने गुहार लगाई है कि अगर जाट आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में कोई याचिका लगाता है तो कोर्ट उनका भी पक्ष जाने। देखिए जी मीडिया संवाददाता संदीप ओबरॉय की रिपोर्ट। जाट आरक्षण संघर्ष कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। कमेटी का कहना है कि अगर जाट आरक्षण के खिलाफ कोई याचिका कोर्ट में लगाई जाती है तो उस पर कोई भी फैसला लेने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए। हरियाणा सरकार जाटों समेत 6 जातियों को आरक्षण देने के विधेयक को विधानसभा और राज्यपाल से मंजूरी दिलवा चुकी है, लेकिन जाट आरक्षण समिति को डर है कि अभी आरक्षण में कोर्ट का पेच फंस सकता है, क्योंकि जाट आरक्षण का विरोध कर रहे सांसद राजकुमार सैनी और कई नेता कोर्ट का रुख करने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उसकी अपील है कि अगर आरक्षण के खिलाफ कोई याचिका कोर्ट में आती है तो कोई फैसला लेने से पहले समिति का भी पक्ष सुना जाए। मीडिया चैनल्स पे भी घोषणा की थी राजकुमार सैनी जी ने और दूसरे जो हरियाणा के लीडर्स हैं कि हम हाई कोर्ट में आरक्षण की जो नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज करेंगे। उस एप्रीहेंशन को ध्यान में रखते हुए ही आज ऑल इंडिया जाट संघर्ष समिति की तरफ से हवा सिंह सांगवान जी की इंस्ट्रक्शंस पे हमने हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाली है
जिसमें हमने 3 लोगों को पार्टी बनाया है, ताकि ये लोग हाई कोर्ट में जब आएँ तो हमारी जो समिति है उसको भी सुनवाई का मौका मिले। पिछली कांग्रेस सरकार ने जाटों को आरक्षण दिया था, लेकिन कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। यही वजह है कि जाट नेताओं को अब भी कोर्ट में मामला फंसने की आशंका है। हरियाणा सरकार के नए आरक्षण विधेयक को विधानसभा और राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इस पर अभी नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। सलमान खान को रियो ओलंपिक्स के लिए भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने का विरोध करने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त को अनिल विज का साथ मिला है। अंबाला से संवाददाता अमन कपूर की खास रिपोर्ट। बेबाक बोलने वाले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भारतीय ओलंपिक संघ के फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है और दो टूक कहा कि सलमान फिल्मी हीरो है। सलमान खान भले ही बॉलीवुड के सुल्तान हों, लेकिन खिलाड़ी ओलंपिक के लिए उनको भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाने के विरोध पर उतर आए हैं। हरियाणा के पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने उनके विरोध का स्वर बुलंद किया तो मिल्खा सिंह भी उनके साथ बोलिए। अब हरियाणा के खेल मंत्री ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है और योगेश्वर को असली हीरो कहा है। योगेश्वर दत्त ने बिल्कुल ठीक कहा है, परंतु योगेश्वर दत्त असली हीरो है और सलमान खान फिल्मी हीरो है। मेडल तो असली हीरो लाएंगे, सलमान खान तो मेडल ला नहीं सकता, इसलिए योगेश्वर दत्त को सलमान खान की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। खेल मंत्री ने माना है कि खिलाड़ी ही उनके असली हीरो होते हैं, वही खेलते हैं और वही पदक लाते हैं। साथ ही ये सवाल भी अपनी जगह है कि खिलाड़ियों की जगह बॉलीवुड एक्टर को तरजीह क्यों? बॉलीवुड एक्टर से खिलाड़ियों को क्या प्रेरणा मिलेगी? अचानक गुडविल एम्बेसडर के लिए सलमान का नाम क्या उनकी फिल्म सुल्तान को देखते हुए तय हुआ? आखिर ऐसे वक्त क्यों सलमान का चयन हुआ जब वो खेल पर आधारित फिल्म सुल्तान का प्रमोशन शुरू करने वाले हैं? ऐसे कई सवाल एक साथ उठ रहे हैं। खिलाड़ियों की तरफ ध्यान देना चाहिए और अगर किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना है तो खिलाड़ी, हमारे पास खिलाड़ी अगर देखिए सचिन तेंदुलकर है जिसके सबसे ज्यादा सराहने वाले फैन, और अगर वैसे देखो मेरी वो क्या नाम है पीटी उषा है, मिल्खा सिंह है जी, अभी वो बिंद्रा ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है। खिलाड़ी हमारे पास और हर एक खिलाड़ी को पता है कि एक खिलाड़ी की क्या चीजें होती है और उसको मतलब खिलाड़ी के बारे में खिलाड़ी ज्यादा जानता है। और किसी को आप कोई काम देते हो तो वो इंसान उसके लिए ठीक होना चाहिए। मेरे सलमान खान से कोई वो नहीं है कि उसको ये है कि अगर कुछ हम करते हैं तो ऐसा करें जिससे मतलब एक अच्छा मैसेज जाए, खिलाड़ियों को कोई समझे। अनिल विज के इस तेवर से उन खिलाड़ियों को नई ऊर्जा मिली होगी जो सलमान को एम्बेसडर बनाए जाने के पीछे फिल्म सुल्तान के प्रमोशन का फंडा मान रहे हैं। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। पुंछ और राजौरी को जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड फिर से खोल दिया गया है। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता राजू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जम्मू की ऐतिहासिक मुगल रोड को 5 महीने बाद फिर से खोल दिया गया है। यह रोड बर्फबारी की वजह से कट गई थी। जम्मू का ऐतिहासिक मुगल रोड 5 महीने हुई बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था, जिसे मौसम के कुछ साफ होने पर अब फिर से खोल दिया गया है। ये सड़क कश्मीर घाटी से पुंछ और राजौरी को जोड़ने का सबसे छोटा रास्ता भी है। साथ ही ये सड़क पीर पंजाल के सबसे ऊंचाई वाले इलाके पीर की गली के केंद्र तक पहुंचाती है। चीफ इंजीनियर आर के गुप्ता का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों में इस सड़क को डबल ट्रैकिंग के लिए खोल दिया जाएगा। हमारे स्टाफ की मेहनत की वजह से ये रोड खुल गई है। अभी आपको चीफ साहब ने सारा कुछ बता दिया है, तो हमें उम्मीद है कि ये सिचुएशन लास्ट ईयर जून में थी जो आप आज देख रहे हैं। चंद दिनों में ये बिल्कुल अच्छी होगी। इस सड़क को जम्मू के राजौरी और पुंछ की लाइफलाइन माना जाता है। सड़क के एक बार फिर से खुलने के बाद सैलानी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और दूसरों को भी इसी रास्ते से जाने की सलाह दे रहे हैं। कहूँगा कि रास्ता बिल्कुल ओपन हो गया है, रीओपन हो गया है। वो आए यहाँ
जो एम्प्लॉय लोग हैं वो संडे को आएँ, संडे यहाँ बिताएं, बच्चों को लेके आएँ। ये तो रोड कनेक्टिविटी है, राजौरी और पुंछ के साथ हमें मिलाती है, खाली एक ही कनेक्टिविटी हमारी है। हम गवर्नमेंट से ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें कुछ आप एक टनल का प्रोजेक्ट अगर अप्रूव हो जाए तो यहाँ के ये रोड कनेक्टिविटी लगभग मैक्सिमम 10-12 महीने तो चालू रह सकती है। शॉर्टकट खुलने के बाद सैलानी भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पीर पंचाल के सबसे ऊंचाई वाले इलाके का रुख कर रहे हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। नकली मावा, नकली मिठाई, जहरीली बर्फी, मिठाई खाने से परहेज करें। अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, मगर अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं तो आप जितनी चाहें उतनी बर्फी खा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो आइए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मिठाई के शौकीन लोगों को बीमारी और मिलावट के डर को दूर करके उसका जमकर मजा लेने का मौका दिया है। गला खराब है, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हाजमा ठीक नहीं रहता, कैंसर का रिस्क सता रहा है, अब इन सब से आपको छुटकारा दिलाएगी बर्फी। जाहिर है ये सुनकर आप हैरान रह गए होंगे, मगर ये सच है। जी हाँ, 100 मर्ज की एक दवा बर्फी। पर ये कोई आम बर्फी नहीं है। इस खास बर्फी को किसी हलवाई ने नहीं, बल्कि हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग विभाग ने तैयार किया है। स्वाद के साथ साथ ये बर्फी आपको कई रोगों से निजात भी दिलाएगी। अमरूद से बनाई जाने वाली बर्फी को तैयार किया गया। उस बर्फी के अंदर हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक और क्रॉप जो कि मुलहटी है, मुलहटी हमारे यहाँ की वैरायटी है जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो संसार की सबसे बढ़िया वैरायटीज में से है। इस करिश्माई बर्फी को अमरूद और मुलट्ठी के मिश्रण से तैयार किया गया है। मुलट्ठी में मौजूद औषधीय तत्व खांसी, कफ और गले को साफ करने का काम करती है और इसके साथ इसका औषधीय गुण प्राकृतिक रूप से मिठास देता है, जिससे खांसी, जुकाम और खराब गले को ठीक किया जा सकता है। साथ ही अमरूद में हाई पोटेशियम, विटामिन सी और सोल्यूबल फाइबर कंटेंट होने के कारण ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हाजमे को सही करने का काम करती है। अमरूद में विटामिन सी, वेरियस पॉलीफेनॉल होने से अमरूद कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। वहीं लाल अमरूद में लाइकोपिन नामक केमिकल होता है जो दिल की बीमारियों को दूर रखने में सहायक होता है, जिससे कि आमतौर से लोगों का जो गला वगैरह खराब हो जाता है वो उसके अंदर लाभदायक होती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि विभाग इससे पहले सोयाबीन के दूध से मावा निकालकर उसके पेड़े भी तैयार कर चुका है। भाग दौड़ वाली इस जिंदगी में जहाँ लोग हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस तो रहते हैं, मगर वक्त की कमी और मिलावटी सामान की वजह से अक्सर बीमार हो जाते हैं। ऐसे में अमरूद और मुलट्ठी वाली ये बर्फी किसी वरदान से कम नहीं। HAU की फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग विभाग की तरफ से तैयार बर्फी आपको स्वाद के साथ बीमारी से भी निजात दिलाएगी। कैमरा पर्सन जिंदर कुमार के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। और अब बात मौसम की करें तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में गुड़गांव सबसे गर्म रहा, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान हिमाचल के लाहौल स्पीति में दर्ज किया गया। धीरे धीरे बढ़ती गर्मी अपना असर दिखा रही है। अगर आज की बात करें तो गुड़गांव, अमृतसर और फिरोजपुर में सबसे ज्यादा तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन ब दिन बढ़ता पारा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आज की बात करें तो गुड़गांव में सबसे ज्यादा 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया। इसके बाद फिरोजपुर में अधिकतम 37 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री, बठिंडा में 37 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अमृतसर में अधिकतम 37 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा के मुकाबले हिमाचल में ज्यादातर जगहों पर तापमान कम रहा। बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा तापमान ऊना में दर्ज किया गया। अधिकतम 35 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कांगड़ा में अधिकतम 31 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री। इसके बाद हमीरपुर में 32 डिग्री, धर्मशाला में 24 डिग्री अधिकतम तापमान रहा।
वहीं शिमला में अधिकतम 19 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहा। किन्नौर में अधिकतम 4 डिग्री और न्यूनतम -6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम लाहौल स्पीति में रहा। यहाँ अधिकतम -11 और न्यूनतम -23 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल में लाहौल स्पीति -11 तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। इसके बाद किन्नौर में अधिकतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि ऊना 35 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा। मनाली से संदीप सिंह, जी मीडिया।